गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि 2015 में पूछा गया है सितंबर, ठीक है, सीटेट पेपर 2 सामाजिक अध्ययन के बारे में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। और देखिए, जहाँ कहीं भी त्रुटि आपको लगे आप कमेंट करके बताइए। साथ में आप कौन कौन से जिले से हैं, कौन कौन से स्टेट से हैं, राज्य से हैं, कृपया कमेंट में अपना कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए हम प्रश्न नंबर 31 से शुरू करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे जितना संभव हो, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं कृपया बाएं से देखिए, जो हिंदी मीडियम वाले इधर से देखिए, ठीक है। देखिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र तथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, ठीक है, इनकरेज। जैसे ही दिखाए दे ये, ठीक है, तो आप पॉजिटिव लेके इसको सही लगा लेना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। और चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की तरफ, जिसमें जो डिस्कशन पॉइंट होगा एक्स्ट्रा थ्योरी बताने की उसमें हम बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। 32 नंबर चलते हैं। भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा युवा संसद का आयोजन। अब इसके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, संसद जो होता है जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। साथ में युवा संसद के आयोजन में युवाओं की मूल समस्याओं और अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के द्वारा लोगों में जागरूक करना है। इसलिए इसका क्या ऑप्शन होगा, 3 होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न के। देखिए, एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाए जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित करेगी। मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या जवाब हो। देखिए, इसका सही जवाब होगा वृत्त अध्ययन विधि। क्यों इसका प्रयोग करेगी हम जानते हैं, ठीक है। देखिए, क्योंकि इस विधि में किसी एक व्यक्ति, संस्था या घटना का गहन व विस्तृत मतलब ज्यादा, ठीक है, अध्ययन किया जाता है, इसीलिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। और देख लीजिए यहाँ पे कौन से ईस्वी का पूछा गया है। जो एसएसटी पेपर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 का है, सितंबर का है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की तरफ। 34 थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे दिखाई में अच्छा से दे, ठीक है। आइए, सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा, सारांश, डैश और डैश सम्मिलित है। देखिए, इसका क्या होगा, सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र। क्यों जरूरी है, देखिए इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक देखिए, सूचना मानचित्र आंकड़े एकत्रण, प्रबंधन, विश्लेषण, संरक्षण व निरूपण की व्यवस्था करता है। और अवधारणा जो है, ये जो अवधारणा है, यहाँ पे सूचना बारे में समझ आ गया ना। और जो ये अवधारणा है मेरे प्यारे साथियों, ये मानचित्र एक पूरक तकनीक है जो विचारों के संगठन और अवधारणाओं के मध्य संबंध को स्थापित करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की तरफ। क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को क्या बनाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो है आनंदमयी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आनंदमयी बनाते हैं, ठीक है। देखिए, इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, क्रियाकलाप के माध्यम से शिक्षार्थियों का चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक विकास व सौंदर्य विकास होता है। वो शिक्षार्थी व्यवहारिक ज्ञान का अनुभव करते हैं, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, आनंदमय बनते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की तरफ। सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से उचित विधि कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा वृत्त अध्ययन, ठीक है। क्यों वृत्त अध्ययन किया जाता है, सबसे उचित विधि है क्योंकि इसमें समस्याओं के क्रमबद्ध, वस्तुपरक व बहुपक्षीय अध्ययन हेतु बहुउपागमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे शारीरिक परीक्षण, मनोचिकित्सक परीक्षण, सामाजिक रिपोर्ट आदि। इसलिए वृत्त अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की तरफ। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजना के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा सरकारी परियोजना पर पुस्तक की समीक्षा, ठीक है। अब हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना साफ साफ, तो आप कमेंट में यस बोलिए, ठीक है। देखिए, एग्जाम बहुत नजदीक होने के कारण, ठीक है, और यहाँ जो है
जो बहुत अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण, ठीक है, थोड़ा वीडियो स्लो जा रही है, लेट जा रही है, कृपया कोऑपरेट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना भी प्रीवियस ईयर है सबको एग्जाम से पहले तक कंप्लीट करा दूंगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। चलिए 38 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं, क्या कहता है। सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इससे क्या होगा जानते हैं। इससे शिक्षार्थियों द्वारा पठन में ग्रहण किए गए ज्ञान का आकलन किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है। थोड़ा इसको नीचा कर देते, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, अब दिखाई दे रहा है ना। 39वां प्रश्न क्या कहता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प सबसे उचित होंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा आदर्श कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना, ये सही है, ठीक है। आगे क्या है। संस्थाओं के बदलाव में असंभवों को इंगित करना, गलत। सामाजिक विषमता की अपरिहार्यता पर बल देना, ये भी गलत। जागरूकता जनता की भूमिका को इंगित करना। तो ए और डी क्या कौन से ऑप्शन में है। ये ऑप्शन में है 2 नंबर ऑप्शन में, ठीक है। तो ये ए और डी। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। यह होगा अनुभवों पर निर्देशित चर्चा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है। चलिए हम आगे चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए, पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल जानकारी लेते हैं। क्योंकि यह विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है, ठीक है। इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, आखिर पोर्टफोलियो होता क्या है, ठीक है। देखिए, पोर्टफोलियो जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि यह विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। इसमें जो है अधिगम को प्रभावी व स्थायी बनाए जाने के लिए विद्यार्थियों की समस्याओं, आवश्यकताओं आदि को समझा तथा उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की तरफ। जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो होगा प्राथमिक स्रोत। आखिर प्राथमिक स्रोत से क्या होता है। देखिए, प्राथमिक स्रोत किसी विशेष विषय के बारे में जानकारी का वह स्रोत होता है जो उस विषय के अध्ययन के समय बनाया गया था, अर्थात वो जानकारी का एक वास्तविक स्रोत होता है। तो प्राथमिक स्रोत के बारे में जान गए। अब हम चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की तरफ। अगर वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो कमेंट में यस बोलिए, ठीक है। और देखिए 43 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले 2 पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इस घटना के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस क्रियाकलापों को शामिल करने का क्या कारण है। मेरे प्यारे साथियों, देखिए, इसका प्रमुख कारण क्या है। विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणाओं को विकसित करना है, ठीक है। देखिए, और इससे क्या होगा, विद्यार्थी जो है ब्रिटेन व मैसूर के अखबारों में टीपू सुल्तान की मौत की जानकारी की अपने विचारों में व्यक्त करेंगे। इसीलिए उनके विचार जो है उसकी अवधारणा विकसित करना होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 44वां प्रश्न क्या कहता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझावती है कि बच्चे विद्यालय जीवन का मेल, देखिए, वो जो है जीवन के बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए 45 नंबर प्रश्न से देखते हैं। सबसे उचित विकल्प को चुनिए। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, उससे यह अवधारणा और विचारों के साथ वास्तविकता की तुलना करने में योग बनाता है, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। क्योंकि क्षेत्र भ्रमण करेगा तो उसको क्या होगा ना, वास्तविकता जीवन से उसे एक सामाजिक
कि समाज के बारे में उसे एक जानकारी अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, क्षेत्र भ्रमण करवाना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा क्षेत्र भ्रमण। अभी बताए थे ना। देखिए, इसके बारे में हम पूरी डिटेल जानकारी लेते हैं, उससे क्या होगा 45 नंबर प्रश्न भी आपको अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए क्षेत्र भ्रमण विधि सबसे अधिक उपयोगी होती है। अभी इससे पहले भी हम चर्चा किए थे। ठीक है, इससे क्या होता है, छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें पढ़ी हुई बातों, तथ्यों, वस्तुओं, सिद्धांतों और नियमों का बाहरी क्षेत्र में आकर स्पष्टीकरण करने का अवसर मिलता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? मेरे प्यारे साथियों, यह होगा वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। ठीक है, इसके अध्ययन द्वारा शिक्षार्थी क्या होता है, विभिन्न रीति रिवाजों, परंपराओं, अधिकारों, कर्तव्यों, भावनाओं आदि से अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग कृपया सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। उससे क्या होगा, एक मनोबल मेरा बढ़ेगा, जो मैं ये चाहूंगा जो आप लोग लाइक कर रहे हैं। ठीक है, कृपया करके लाइक का बटन दबाते रहिए। 48 नंबर क्या है, विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए, चलिए कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण यहाँ कुछ देर के लिए होल्ड हो गया था। ठीक है, देखिए फिर से 48 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना सबसे उचित होगी, क्योंकि दाम उत्पाद की उपयोगिता व मांग पर निर्धारित होते हैं। यदि उत्पाद की मांग अधिक होती है तो उसके दाम भी अधिक होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की तरफ। प्लीज आप लोग कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, उससे एक मनोबल बनेगा और उससे वीडियो बनाने में और अच्छा लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किस में लिखे गए थे? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है, यहाँ तक जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं कृपया बाएं तरफ से देखें। अब अशोक के बारे में कुछ डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए, अशोक ने अपने अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया था, ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। अशोक की राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की तरफ। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को क्या कहा जाता था? देखिए, इसको मंडप कहा जाता था। यहां तक ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। अब इसके बारे में हम पूरा कंप्लीट डिटेल समझने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होगा, और भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वो कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि एसएसटी है। ठीक है, चलिए हम इसके कंप्लीट बारे में इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल नुमा आकृति पाई जाती थी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, जिसमें लोग सामूहिक समारोह के दौरान एकत्रित होते थे। उस आकृति को मंडप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडप। ठीक है, इन मंदिरों में मंडप, महामंडप एवं मुख मंडप होते थे। यहां तक क्लियर हो गया है। एक इसी तरह प्रश्न आएंगे, जो गर्भगृह क्या होता है? देखिए, गर्भगृह मंदिर का वो भाग होता है जिसमें देव मूर्ति की स्थापना की जाती है। यहां तक ठीक है। प्रदक्षिणा पथ, ये क्या होता है? मंदिर के गर्भ के चारों ओर तरफ बना रहता है, जिसमें एक तरफ से अपनी भाषा में परिक्रमा बोलते हैं ना, जैसे प्रार्थना के चारों तरफ घूम घूम के परिक्रमा करते हैं, बस वही हुआ, जिससे चलकर लोग क्या करते हैं? मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तो अब इसके रिलेटेड कितना भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोग सॉल्व कर देंगे। आप लोग कौन कौन से स्टेट से हैं, कौन कौन से जिला से हैं, स्टेट में कौन से जिले से हैं, कृपया कमेंट में कमेंट कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है? विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, यह होगा महावीर के उपदेश से। किससे संबंधित है? महावीर के उपदेश से। ठीक है, इसके बारे में पूरा हम डिटेल जानते हैं। देखिए, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित बौद्ध संगीतों में बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों में संकलित किया था। यह त्रिपिटक है। पहला सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में क्या होता है? सूत पिटक में धर्मोपदेश है, विनय पिटक में अनुशासन संबंधित नियम है, और अभिधम्म में
अभिधम्म में क्या है, पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। ठीक है, मैं आशा करता हूं यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 52 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी थी? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है संस्कृत में लिखी थी। किस में लिखी थी? संस्कृत में लिखी थी। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि जिसका जिसका थ्योरी जरूरी है उसको मैं करवा देता हूं। ठीक है, देखिए अब इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी लेते हैं। देखिए, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित संस्कृत भाषा में लिखी थी, ये तो पता ही है। देखिए, हर्षचरित का समय 7वीं शताब्दी का था। कौन से समय का था? 7वीं शताब्दी का। ठीक है, यहां तक ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे, कितना 53 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए, अगर आपको वीडियो सर्च करना है तो टी राहुल 062 पे सर्च कीजिएगा। वहां प्लेलिस्ट में जाके एक सीडीपी का बना हुआ है, एक सामाजिक अध्ययन का, एसएसटी का बना हुआ है, सोशल स्टडी का। ठीक है, या सोशल साइंस बोलिए, तो उसमें से आपको जाके देख सकते हैं। पूरा वीडियो डाला जा रहा है 2021 से 2023 तक। ठीक है, एग्जाम से पहले हो जाएगा। आप लोग वहां अपना वीडियो देखते रहिए और लाइक कमेंट करते रहिए। ठीक है, चलिए 53 नंबर देखते हैं, प्रश्न क्या है। जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। किससे बने होते थे? ये पत्थर के बने हुए थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। देखिए, ये पहाड़ियों को काटकर निवास बनाते थे। ठीक है, ये क्या करते थे? पहाड़ियों काटकर निवास बनाते थे। इनकी आकृति गुफाओं के समान होती थी। कैसी समान होती? गुफाओं के, जैसे में अजंता एलोरा की गुफाएं। ठीक है, ये काट काट कर बनाया गया था निवास के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की तरफ। कनौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजाओं वंशों के बीच चला था? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार के। 3 राजा हो गया ना, पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार के। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम कुछ, यहां तक क्लियर हो गया है, चलिए कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, हर्ष के पश्चात जो था, कनौज शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। ठीक है, कनौज जो थे विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। उसे वही स्थान प्राप्त था जो गुप्त काल तक मगध का रहा। यहां तक क्लियर हो गया है। उत्तरी भारत का चक्रवर्ती शासक बनने के लिए कनौज पर अधिकार करना आवश्यक समझा जाने लगा और 8वीं शताब्दी में कनौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियां, वही क्या क्या था? पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, जिसे क्या कहता? त्रिपक्षीय संघर्ष हुए। ठीक है, इसके बीच में क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष हुए। त्रिपक्षीय संघर्ष हुए। इस त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ गुज्जर प्रतिहार वंश के नरेश वत्स राज ने किया, जो 200 वर्षों तक चलता रहा। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी ले लिए। अब हम चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की तरफ। थोड़ा नीचे कर लेता हूं। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय क्या है? मेरे प्यारे साथियों, इससे वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। यहां तक क्लियर हो गया। देखिए, इस आयोजन में क्या होता था? यह जो है मुसलमानों, फकीरों, साधुओं अथवा धर्म प्रचारकों के ठहरने का स्थान है और सूफी संतों का निवास स्थान खानका कहलाता था। यहीं से यह अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करते थे। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की तरफ। चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मेरे प्यारे साथियों, यह होगा चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र था। यहां तक क्लियर हो। आप जानते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखिए, चोल राजाओं द्वारा ब्राह्मणों एवं मंदिरों को कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। ब्राह्मणों को मुक्त दी गई भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। ये मंदिर वहां के लोगों के लिए अनेक कार्य करते थे और अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते थे और यहाँ के लोग वैष्णव एवं शैव मतों के प्रचारक थे। चलिए, कंप्लीट नॉलेज हो गया, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की तरफ। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई त्वारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा त्वारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। यहां तक क्लियर हो गया है। जैसे में तारीख-ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित है, जिसमें बलबन से लेकर फिरोज तुगलक के शासन का मसूदी, अबुल फजल, ठीक है, तारीख फिरोज शाही इत्यादि होता था। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की तरफ।
आप लोग कृपया कमेंट और लाइक करते रहिए, ठीक है। 58 नंबर क्या है, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा मुमताज अली ने, ठीक है। देखिए इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है कि इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए 19वीं सदी में तो मुमताज अली ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया था, ठीक है। ये महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या किया था? तर्क किया था। इन्होंने इस्लाम धर्म में शिक्षा के क्षेत्र में सभी वर्गों के सुधार का प्रयास किया। किसने किया? ये मुमताज अली ने किया था। यहां तक ठीक हो गया। आगे जानते हैं, मुमताज अली महिलाओं अधिकारों के मसले पर वे परंपरागत उलेमा से पूरी तरह असहमत थे, ठीक है। उन लोगों में उलेमा होता है, ठीक है, जो धर्म का ज्ञान देता है, उनसे वो क्या थे? पूरी तरह असहमत थे। उन्होंने परंपरागत उलेमा की मर्दों की औरतों पर श्रेष्ठता में विश्वास को चुनौती देते हुए एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था हुकुम अल निस्वा, मतलब महिलाओं के अधिकार, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 59 नंबर प्रश्न की तरफ। कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक, देखिए 59 नंबर क्या कहता है, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली किताब अभ्यास करवाने के उचित कारणों को चुनिए। देखिए इससे क्या होगा? पाठ को विस्तृत रूप से याद करना, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना, ठीक है। हाँ यही होगा, ठीक है। जिससे क्या होगा? विद्यार्थियों को उत्तर देने में आसानी होती है। खुली पुस्तक का उद्देश्य विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक इस थोड़ा वर्ड को यहाँ पढ़ने में दिक्कत होता है, संश्लेषणात्मक अधिगम प्रक्रिया को जांचना होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे क्या होते हैं? मेरे प्यारे साथियों, ये समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल जानते हैं, समझ सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। जो बच्चों को एक योग्य नागरिक, ठीक है, जैसे ही हम एक दूसरे को समझेंगे तो उससे क्या होगा? एक योग्य नागरिक का निर्माण होगा। दूसरे के प्रति सहिष्णुता, मतलब एक तरफ से इमोशनल टाइप का होता है ना, जैसे क्रूरता नहीं, उसके विपरीत जो होता है, ठीक है, रवैया अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रेम, एक तरफ से प्रेम बोलिए। सार तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की तरफ। यूराल पर्वत अलग करते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। पहले डिटेल जानते हैं उसके बाद आंसर देते हैं, ठीक है। देखिए यूराल जो है पश्चिमी रूस की पर्वत श्रृंखला है। यहां तक क्लियर हो गया। यूराल क्या है? पश्चिमी रूस की पर्वत श्रृंखला है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर तक काफी बड़े क्षेत्रों में विस्तृत है। यहां तक ठीक, विस्तृत मतलब फैला हुआ है। यूराल पर्वत जो है श्रृंखला भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करता है। किसको अलग करता है? एशिया और यूरोप को। यहां तक क्लियर हो गया है। जो भी इंग्लिश मीडियम है कृपया बाएं तरफ देखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की तरफ। भूपर्पट्टी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगों आरंभ होती है उसे कहलाता है। देखिए पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद आंसर देंगे, क्योंकि ये प्रश्न सब काफी भिभिया है और इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस जगह से भूकंप तरंगे उत्पन्न होती है, अगर उत्पन्न पूछेगी तो उसे भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप मूल, ठीक है। तथा जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंग का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप अधिकेंद्र। क्या कहा जाता है? भूकंप अधिकेंद्र, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। तो 62 क्या होगा आंसर? 3। अब हम चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की तरफ। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त? इसको आप वीवीआई लगा लीजिए, काफी ज्यादा बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेते हैं, ठीक है। देखिए समताप मंडल में किसी भी प्रकार की मौसम घटना नहीं होती। अगर घटना होती तो वहां वायुयान नहीं उड़ाया जाता। जैसे हम लोग क्षोभ मंडल में रहते हैं ना, तो वहां क्या होता है? आंधी तूफान बारिश ये डिस्टेट मतलब होते ही रहता है, तो यहाँ पे उड़ाना मुश्किल है, ठीक है। और समताप मंडल का विस्तार कितना किलोमीटर है? 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ठीक है। और इस मंडल में एक महत्वपूर्ण परत ओजोन, ओजोन का क्या है संकेत? O3, ठीक है, पाई जाती है। इस मंडल में 20 किलोमीटर तक निचले भाग में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए वहां वायुयान उड़ाया जाता है, ठीक है। इसी कारण इसे क्या कहा? तापमान कहा जाता है। यहाँ समताप मंडल हो गया है। सिंपल सी बात ये समझने की कोशिश कीजिए, जो समताप मंडल में जो है कोई मौसमी घटना नहीं होती है, वो मुक्त होती है, इसीलिए वायुयान को चलाने के लिए ये क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं 64वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा सौर विकिरण। अब इसके बारे में भी हम जानते हैं, ठीक है। चलिए
अब देखिए सौर विकिरण क्या होता है, सौर विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण है। क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण, जो सूर्य से उष्मा प्राप्त करता है, उष्मा या प्रकाश प्राप्त करता है के रूप में प्राप्त करता है, और यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। सूर्य ताप पृथ्वी की समतल सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र पर प्राप्त हुआ यानी सौर विकिरण है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और आप लोग कहां से हैं वो कमेंट में एक बार जरूर बताने का कष्ट कीजिए आप लोग। ठीक है, उससे हमको एक आइडिया मिलेगा आप लोग कहां कहां से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और चलते हैं 65 नंबर की तरफ। देखिए 65 नंबर क्या कहता है, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में, देखते हैं फिर से एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा अमेजन भूमध्य प्रदेश में आता है। देखिए सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं, उसके बाद आंसर देने में अच्छा लगेगा। देखिए अमेजन बेसिन जो है, अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निकास वाला दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र होता है। क्या होता है? दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश के अंतर्गत आता है, भूमध्य रेखीय प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। ठीक है, यह जो क्षेत्र होता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का लगभग 40% पर है। कितना प्रतिशत? 40% पर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 66 नंबर प्रश्न की तरफ। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, यह सड़क मार्ग है मनाली लेह में। अब इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। देखिए विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? मनाली लेह। यह राजमार्ग मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में है और लेह जो है जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। ठीक है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5600 मीटर है। यह जो है रोहतांग सुरंग से जाती है, जिसके सड़क की चौड़ाई कितना है? 11.25 मीटर है, और सुरंग की कुल लंबाई 8.8 किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर है। यहां तक क्लियर हो गया मेरे प्यारे साथियों, और लास्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। यह सड़क जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों में 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की तरफ। दिखाई दे रहा है ना? भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, यह होगा भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। एक सेकंड सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, जल्दी लिख चक्कर में मिस्टेक हो गया है। इसका क्या ऑप्शन होगा? देखिए इसका होगा 3 नंबर ऑप्शन। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण, सॉरी यहाँ है नहीं, मैंने हाँ में देख लिया था। ठीक, इसलिए जल्दी से मार दिया। ठीक है, रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। वनस्पति आवरण को कम नहीं करना। भूस्खलन से क्या हुआ? जैसे मिट्टी देखिए अपने कहीं भी देखिएगा, जैसे अगर पेड़ पौधे कट जाता है तो कहीं बाढ़ आता है या पानी होता है। एक एग्जांपल में ले लीजिए, जैसे पोखर होता है। ठीक है, उसके किनारे में अगर गाछ वृक्ष लगा रहता है तो क्या करता है? मिट्टी को पकड़े रहता है। अगर उसको काट दीजिएगा तो क्या होगा? पानी क्या करेगा? वो मिट्टी को लेके चला जाएगा। वही भूस्खलन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है? भूस्खलन पर क्षेत्रों की पहचान, यहाँ भूमि को खिसकने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? प्रतिधारी दीवार का निर्माण किया जाता है। आप देखिएगा पुलवा उलवा बना देता है तो उससे क्या होता है? वहां के एरिया का सब कुछ बच जाता है। ठीक है, और भूस्खलन गतिशील को नियंत्रित करने के लिए सतही अफवाह का नियंत्रण सुनिश्चित होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसीलिए इसको जितना अधिक होगा वनस्पतियों का आवरण को उसको बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वनस्पति अपने जड़ के माध्यम से मिट्टी को बांधे रखती है। इस प्रकार वृक्षारोपण मतलब पेड़ पौधे लगाने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अफवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहिए। यही सब है ना, सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, यह होगा डायरेक्ट उत्तर। देखिए मेरे प्यारे साथियों, पेट्रोलियम का काला सोना क्यों कहा जाता है इसको हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसका मुख्य कारण है कि पेट्रोलियम का प्रयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। इसका अपना बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व होता है, इसीलिए पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। यहाँ तक ठीक है, ये नहीं गलती से कोयला लगा देना। ठीक है, चलिए हम 69 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? देखिए जल्दी चक्कर में गलती नहीं कर दीजिएगा, इसके बारे में डिटेल जानना जरूरी होता है। ठीक है, ये जो नरोरा है, नरोरा देख रहे हैं ना, ये उत्तर प्रदेश का है। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। और ये कालपक्कम देख रहे हैं, ये तमिलनाडु की है।
और ये जो तारापुर देख रहे हैं ये महाराष्ट्र की है, ठीक है। ये जो है भारत का परमाणु संयंत्र है, ठीक है, इतना जान लिए। और इसके साथ एक होता है कैगा रहता है, कैगा शायद कर्नाटक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये सब क्या है, भारत का परमाणु संयंत्र है। और एक और याद रखिए, रावत भाटा, वो की राजस्थान का है, ठीक है। अब बचा कौन, ये, यही उत्तर होगा। अब ये पोखरण क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए पोखरण जो है राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित परमाणु परीक्षण, ठीक है, परमाणु क्या है, परीक्षण, ना कि परमाणु संयंत्र उजाड़, ठीक है, परमाणु परीक्षण केंद्र है, ठीक है। यहां पर सर्वप्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा जी जो थे, इंदिरा गांधी ने कितने ईस्वी में, 18 मई 1974 को अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। और साथ ही इसके बाद क्या हुआ था, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय 5 परीक्षण किए गए थे, ठीक है। ये परीक्षण जो थे 11 मई एवं 13 मई 1998 में किया गया था, ठीक है। इससे ज्यादा जानकारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है। देखिए इसके बारे में मिल्पा से पहले कुछ डिटेल जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इससे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है। तो मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको, तो मैक्सिको तो हमको दिखाई दे रहा है, तो मध्य अमेरिका तो दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका क्या आंसर होगा, 3 होगा। आगे जानते हैं ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, रोका कहा जाता है। कहाँ, ये जो ब्राजील की है रोका कहा जाता है, यहां तक क्लियर हो गया है। तथा मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लेदांग कहा जाता है। देखिए मलेशिया में क्या कहा जाता है, लेदांग, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए वो क्या होगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है। अब देखिए भारत में तो बहुत से नाम है, ठीक है, भारत में क्या है, बहुत से नाम स्थानांतरित कृषि को, जैसे में झूम तो कहा ही जाता है, दीपा भी कहा जाता है, ठीक है। बस मेन को याद रखिए, ठीक है, डहरिया, जरका इत्यादि कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 71 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जबकि मारुति उद्योग लिमिटेड निजी क्षेत्र के उपक्रम है, ठीक है। मारुति उद्योग जो है यह निजी क्षेत्र के उपयोग है, ठीक है। और सार्वजनिक उपकरण क्या होता है, देखिए सार्वजनिक उपकरण वो व्यावसायिक इकाई होती है जिसका स्वामित्व, प्रबंधक और नियंत्रण केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय बाजार के द्वारा किया जाता है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक तो क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 72 नंबर प्रश्न की तरफ। ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही उल्लेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। यहां तक क्लियर हो गया है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और अपना आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कृपया वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं 73 नंबर प्रश्न की तरफ। लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेरे प्यारे साथियों ये क्या होगा हम देखते हैं। लोकतंत्र में सामाजिक, पहला देखते हैं, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। क्या है, यह एकदम से गलत है। देखिए क्योंकि यह गलत तरीका इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत जो है उपयुक्त विषय वस्तु नहीं हो सकती है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। हम दूसरा चलते हैं। लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदारी होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम जानते हैं ये दूसरा ऑप्शन से क्या मतलब है। क्योंकि लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं है। ये सही होगा, 100% सही होगा। तो ए गलत और बी सही, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 3। यहां तक क्लियर। अब हम चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ हिंदी इंग्लिश में टोटल दिखाई दे रहा है ना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या होगा हम देखते हैं। हाँ, केसर सागा, क्या है, केसर सागा जो है तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, ठीक है। इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। यह ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित होता है और यह कहानी एक अलौकिक नामक केसर के काटियानों और दुनिया में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए उनके प्रयासों की इर्द घूमती है। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की तरफ।
देखिए 75 नंबर क्या कहता है, पटवारी लेखापाल द्वारा दिए किए गए कार्यों के विषय में ए और बी दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन क्या है, पहला देखते हैं, पटवारी एक गांव अथवा गांवों के समूह की भूमिका अद्यतन लेखा जोखा। क्या है, पटवारी एक गांव अथवा गांवों के समूह की भूमिका का अद्यतन लेखा जोखा करता है। दूसरा ऑप्शन है, पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी है। ये चीज बिल्कुल सही होगा, दोनों क्या होगा, सही होगा, ए और बी दोनों सही होगा। इसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेते हैं। देखिए पटवारी जो है यह देखिए, पटवारी के दिए गए कार्यों में दोनों बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि पटवारी एक गांव का अथवा समूह इतना इतना इतना, ठीक है, ये दोनों क्या है, दोनों इज राइट आंसर। अब हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न की तरफ। 76 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है। देखिए ये तो और कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है, गलत वाला जो है जितना वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखिए इसका क्या होगा आंसर, लोकतंत्र में एक शासन के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। हाँ यही गलत है, क्योंकि लोकतंत्र जो है एक जनता के द्वारा चूज किया गया रहता है, तो उसमें एक तानाशाही थोड़े है। जो लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, ये तो बिल्कुल नहीं होगी। यहां तक क्लियर हो गया है, हाँ यहां तक क्लियर हो गया। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, इसके बारे में हम संपूर्ण समझने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष विधि से चयन करती है, जो जनता के लिए शासन कार्य करता है। लोकतंत्र में लोग सरकार के निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त हैं, जैसे मौलिक अधिकार से संबंधित, तथा लोग अपने मनपसंद के नेता का चयन कर सकते हैं। इसलिए इसका नहीं है ना, इसलिए क्या होगा, यही सही होगा, क्योंकि उसके पास संपूर्ण ताकत तानाशाह जैसा नहीं होता है। अब हम चलते हैं 77 नंबर प्रश्न के पास। अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नों में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना था। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं, क्या है। देखिए घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। जिसका उद्देश्य क्या होता है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है, और यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत घरों में महिलाओं पर हो रहे शारीरिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, अपमान इत्यादि के अत्याचार पर रोक लगाने के लिए था। यहाँ क्या होगा, घरेलू हिंसा महिलाओं पर जो होता है उसको रोकने के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं 78 नंबर प्रश्न के पास। संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। मेरे प्यारे साथियों देखिए, संचार माध्यम में कितना विक्रम तुरा धन कमाया जाता है, बिल्कुल ये तो लाई गई तबादली। संचार का लोगों तक जानकारी गलत। संचार माध्यम कार्यक्रम में नियमित सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं। संचार क्या है, एक फ्रीडम है, उसमें सरकारी हस्तक्षेप रहता है, यह सरासरी गलत है, ठीक है। देखिए क्योंकि लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ होता है, क्या, संचार, ठीक है। लोकतंत्र क्या होता है, चौथा स्तंभ। जनसंचार देश के समाचार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। संचार प्रणाली स्वतंत्र अवस्था में कार्य करती है। विज्ञापनों के माध्यम से धन कमाया जाता है। वर्तमान में जनसंचार में अनेक तकनीकी परिवर्तन लाए जा रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 79 नंबर प्रश्न की तरफ। समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर है, किस पे निर्भर है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा चैनल की लोकप्रियता पर, ठीक है। जिसका चैनल जितना लोकप्रिय होगा उतना क्या होगा, वो पॉपुलर होगा, ठीक है। उस पर क्या होगा, विज्ञापन मूल्य भी उतना ही अधिक होगा। इसलिए क्या जरूरी है, चैनल की लोकप्रियता। अब हम चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जनहित याचिका PIL के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेरे प्यारे साथियों देखिए क्या है सही, क्या, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है। ये तो बिल्कुल गलत है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिसका अधिकारों को उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय, हाँ ये बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, ये गलत भी सही, यहां तक ठीक है। अब हम चलते हैं 81 नंबर प्रश्न की तरफ। संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में ए और बी दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे प्यारे साथियों इसका क्या जवाब होगा हम चेक करते हैं।
84 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? मेरे प्यारे साथियों, ये है लोकतांत्रिक सरकार। देखिए लोकतांत्रिक से क्या समझते हैं। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्ताव में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की बात कही है। लोकतांत्रिक राज्य से तात्पर्य है ऐसे राज्य से जिसकी सरकार की स्थापना जनता के द्वारा की जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 85 नंबर प्रश्न की तरफ। जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ये होगा ज्योतिराव फुले। यहाँ ठीक है, वो कहाँ की थी? महाराष्ट्र की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और उन्होंने एक गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी और उन्हें महात्मा फुले भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महात्मा फुले। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 86 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है ये मंगल पांडे। क्या हुआ? मंगल पांडे। ठीक है, 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे के कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। ठीक है, तथा 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। यहां तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं 87 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 87 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं? अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। यहां तक क्लियर हो गया है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 88 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब बस 2 से 3 और प्रश्न है, देखते हैं। ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले होते हैं? मेरे प्यारे साथी, क्या होते हैं? शनि, बृहस्पति, यूरेनस। ठीक है, इसके ग्रह के चारों ओर क्या होते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले जो है विभिन्न गैसों, हिमकणों तथा चट्टानों से निर्मित होते हैं। बृहस्पति के छल्ले धूमकणों से निर्मित होते हैं तथा ये अति पतले होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 89 में। पृथ्वी को भूआवाक के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? चुनिए। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं। देखिए इसका क्या आंसर होगा? पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसलिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, इसका उत्तर होगा चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगाता है। चलिए, इसके साथ ही ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। हम आप करते हैं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप लोग कहाँ से हैं जी कमेंट में अपना स्टेट नाम, जिला नाम जो हो वो मेंशन कीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। इसके बाद में फिर से वीडियो अपलोड करूंगा, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लगातार वॉच करते रहिए और प्ले लिस्ट में जाके आपको टोटल 2011 से 23 तक के वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। फिर कल मिलेंगे। चलिए, लव यू गाइज।